नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्वरूप एवं भारतीय पुनर्जागरण का स्वरूप विषय का अध्ययन करेंगे। प्राचीन आर्य समाज की बात अगर की जाए, वह ऐसा समाज था जो जिस समय में समस्त वेदों की रचना हुई और वेद विश्व के समस्त ज्ञान को अपने आप में समेटे हुए थे और विश्व गुरु भारत कहलाता था। तो उस समय उस काल में संसार को पूरा ज्ञान भारत के द्वारा ही प्रसारित हो रहा था। जो शून्य है, शून्य का आविष्कार भी भारत में ही किया गया। बाद में विदेशी शासकों का यहाँ पर शासन रहा, जिनका प्रभाव भारतीय समाज में देखने को मिला। कुछ शासन ऐसे रहे, जैसे कि मुगल काल को हम देखें, जिसमें भारतीय जो समाज है, भारतीय जो मनुष्य था, वह बहुत अवनति की ओर चले गया। कई तरह की बुराइयां इसमें व्याप्त होगी। मुस्लिम काल में भारत दासता के ऐसे चंगुल में फंस गया, ऐसे चंगुल में नजर आता है जिसमें भारतीय समाज कई बुराइयों में घिर चुका है। बाद में ब्रिटिश शासन के आधिपत्य से भारतीय समाज में पाश्चात्य संस्कृति की छाप देखने को मिलती है। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तब तक भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति के जाल में फंस चुका था। भारतीय राजदर्शन पर विदेशी विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए। नवीन राजनीतिक चिंतन का उदय हुआ, देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अर्थात भारत जब ब्रिटिश गुलाम था, उस समय अनेक यहाँ पे आंदोलन हुए, अनेक विचारक यहाँ पे पैदा हुए, जिन्होंने जो भारतीय जनमानस है उसको जागृत करने का काम किया। सभी ने अपने अपने कार्यक्रम और उद्देश्य रखे, कई संगठनों का निर्माण हुआ। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का आरंभ 18वीं शताब्दी में माना जाता है, परंतु इसका वास्तविक आरंभ 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की निम्नलिखित विचारधाराएं भारतीय समाज में देखी गई। सबसे पहले जो विचारधारा है वह है सुधारवादी विचारधारा, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट का नाम आता है। इन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और भारतीय समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रयास किए। दूसरी जो विचारधारा है वह उदारवादी विचारधारा है, जो कि ब्रिटिश शासन में अपने जो नीतियां हैं या अपनी मांगों को बहुत उदार तरीके से मनवाने पर विश्वास रखते थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता थे। उसका जो अगली विचारधारा है वह उग्रवादी विचारधारा कहलाती है, जिसमें जो तीन विचारक हैं उन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। इन विचारकों ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेंगे, चाहे छीन कर ही क्यों न लेना पड़े। तो इस तरह की जो विचारधारा है इसका इन्होंने समर्थन किया। तो जो उदारवादी जो गुट था उसे नरम दल, और जो उग्रवादी विचारधारा के प्रेरक थे, समर्थन करने वाले थे, उन्हें गरम दल कहा गया। अगली जो विचारधारा है वह संप्रदायवादी विचारधारा है। यह धर्म के आधार पर बटी हुई थी। सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल और जिन्ना, इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की और अलग पाकिस्तान राज्य की इन्होंने मांग की थी, अलग देश की इन्होंने मांग की थी। कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो हिंदू सिद्धांत का प्रतिपादक वीर सावरकर को मानते हैं, परंतु सावरकर ने कभी भी हिंदू मुस्लिमों की बात नहीं की। हिंदू मुस्लिमों के रूप में अलग अलग राष्ट्र की बात इन्होंने नहीं की। अगली विचारधारा आती है गांधीवादी विचारधारा। आधुनिक राजनीतिक चिंतन की सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। गांधी जी के कृत्यों को देखते हुए ही इन्हें महात्मा और बाबू का संबोधन दिया गया भारतीयों के द्वारा। राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने 3 आंदोलन, सविनय अवज्ञा, असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए चलाए। साथ ही इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा को महत्वपूर्ण हथियार बनाया। इनका मानना था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमें किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। कुछ अन्य विचारधाराएं भी हैं जो भारतीय समाज में रही। इसमें मानववाद के प्रेरक मानवेंद्र नाथ रॉय, सर्वोदय के आचार्य विनोबा भावे और समाजवाद के पक्षधर जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए, सभी वर्गों के उत्थान के लिए अपने विचार दिए। उसके बाद जो अगली विचारधारा आती है भारतीय पुनर्जागरण का स्वरूप। अगर हम पुनर्जागरण शब्द की बात करें तो इस शब्द का जो उदय हुआ है वो इटली से हुआ है।
जब बर्बर और धर्मांध मुसलमानों के अत्याचारों से पीड़ित होकर 14वीं शताब्दी में सभ्य एवं विद्वान जो यूनानी हैं जब स्वदेश से भागकर इटली पहुंचे तो उनके प्रभाव से कला और साहित्य फिर से इटली में पनपने लगा। एक निश्चित विराम के बाद विकास की एक नई दिशा की ओर इटली बढ़ने लगा, जिसे ही पुनर्जागरण कहा गया। इसका अभ्युदय या तो बाह्य प्रभाव के द्वारा होता है या पूर्व की मान्यताओं के द्वारा। अगर भारतीय पुनर्जागरण की बात की जाए तो यह यूरोपीय पुनर्जागरण से भिन्न था, क्योंकि जो यूरोपीय पुनर्जागरण था वह था औद्योगिक या कलात्मक, जबकि भारतीय पुनर्जागरण जो था वह नैतिक और आध्यात्मिक था। क्रूर शासकों के कारण भारतीयों की नैतिकता और आध्यात्मिक उनकी प्रवृत्ति थी वो सदैव ही दबी रहेगी। इन शासकों ने भारतीयों को इस ओर नहीं जाने दिया, बल्कि अपने धर्म का दबदबा स्थापित करने के लिए इनके ऊपर हमेशा उन्होंने एक दबाव बनाया। सामाजिक सुधारकों, राजनीतिक विचारकों और संतों ने भारतीय समाज को जगाने का कार्य किया और यहाँ की आध्यात्मिक और नैतिक प्रवृत्ति को बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। भारतीय पुनर्जागरण के आंतरिक कारक, जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ, भारतीयों ने जो अपनी नैतिक और जो आध्यात्मिक शक्तियों को पहचाना, उसका प्रमुख कारण जो था, पहले जो आंतरिक है, हमारे देश में जो इसके प्रेरक थे उनको हम देखते हैं। इतिहास की प्रेरक शक्तियाँ, जैसे इसमें देखेंगे कि 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था और छत्रपति शिवाजी की शौर्य गाथा से भारतीय समाज को प्रेरणा मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्थापना के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया उसे भी विगत इतिहास से तथा देश के महान व्यक्तियों एवं संस्थाओं के आदर्श से सदैव ही बहुमूल्य प्रेरणा मिलती रही है। द्वितीय जो इसमें आता है नवीन आर्थिक वर्ग एवं विचार। जो पुनर्जागरण था उसमें क्या हुआ, जो जिसमें मुगल काल हम देखते हैं उसमें जागीरदारी प्रथा थी, जिसमें जो छोटे किसान हुआ करते थे उन्हें शोषित किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा समाप्त हुई क्योंकि ये शोषणकारी प्रथा थी। बाद में ब्रिटिश समय आया जिसमें व्यापार में वृद्धि हुई, जो उद्योगों का स्थापना होने लगी, तो जो भारत के ही जो धनाढ्य वर्ग का इसमें निर्माण होने लगा। तो इसका भारतीय राष्ट्रवाद में एक व्यापक प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलनों को इससे बल मिला, क्योंकि जो यहाँ का धनाढ्य और देश प्रेमी वर्ग था वह इन आंदोलनों के लिए धन देने लगा। तीसरा है भारतीय समाचार पत्र। भारतीय समाचार पत्र, या अभी भी हम देखें समाचार पत्रों को लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये जन जन तक सूचना पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो नव चेतना में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ। राजनीतिक अत्याचारों के विरुद्ध इन्होंने जनमत को तैयार करने का कार्य किया। जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे थे, ब्रिटिश शासन द्वारा जो भी कार्य हो रहे थे, उनको ये जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे और बौद्धिक जागरण है उसको बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया। उसके बाद आता है भारतीय साहित्य। साहित्य के माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ की रचना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने भारत दुर्दशा नामक रचना की थी। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश। तो इन्होंने समाज सुधार से संबंधित कई विचार अपने रचनाओं में दिए, जिससे भारतीय जो समाज था वो नई दिशा प्राप्त करने लगा। भारतीय पुनर्जागरण के बाह्य कारण, बाह्य मतलब कुछ ऐसे विदेशी जो कारक थे जिन्होंने भारतीयों को एक पुनर्जागरण की ओर बढ़ने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। तो सबसे पहले इसमें है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में हम देखेंगे कि विदेशी स्वार्थी शासकों ने कई शताब्दी तक भारत पर शासन किया और यहाँ की संस्कृति की पहचान या यहाँ की जो व्यवस्था थी उसका प्रभाव भारतीय समाज में देखने को मिला। वहाँ के दर्शन या फिर बहुत सारी ऐसी जो शिक्षा पद्धति थी, या ब्रिटिश काल में आप देखेंगे जो शिक्षा की पद्धतियाँ थी उसके द्वारा बहुत सारी साहित्य को पढ़ने का मौका मिला भारतीय विद्वानों को। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले के समय पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो दूसरी भाषा को जानने का यहाँ पे इनको मौका मिला। तो इसके द्वारा इन्होंने इटली के पुनर्जागरण के संबंध में इनको ज्ञान हुआ और अपने देश में भी पुनर्जागरण से संबंधित जागृति इनके मन में उत्पन्न हुई। और ईसाई धर्म और प्रचारकों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव पड़ा जिसकी बात हमने अभी की थी। राजनीतिक पुनर्जागरण मतलब जो राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न हुई जिससे कि जो भारतीय समाज है वह नई जागृति की ओर बढ़ने लगा। मुसलमान शासन के समय तक
तो भारतीय प्रायः कूप मंडूक की ही स्थिति में रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन उत्पन्न हुआ या ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तो उसके उपरांत विश्व के अन्य देशों से इसका संपर्क बढ़ा, क्योंकि जो व्यापार था वो बढ़ने लगा और बहुत सारे यहाँ पे धनाढ्य वर्ग भारतीय समाज से ही उत्पन्न होने लगे। तो जब दूसरे देशों के साथ इसका संपर्क होने लगा, तो इन्होंने दूसरे देशों से भी कई राजनीतिक जो जिज्ञासाएं उनकी शांत हुई या राजनीतिक प्रवृत्तियाँ इनकी उत्पन्न हुई, तो उनसे इन्होंने एक प्रेरणा लेने का इन्होंने कार्य किया। उसके बाद है सामाजिक पुनर्जागरण। सामाजिक पुनर्जागरण के अंतर्गत हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और इस सामाजिक बुराइयों से जब वो हटने लगे, भारतीय समाज हटने लगा, तो अपनी जो नैतिक और आध्यात्मिक जो इसकी शक्तियाँ थी उनकी ओर इनका ध्यान जाने लगा। उसके बाद आता है आर्थिक पुनर्जागरण। प्राचीन काल में भारत बहुत ही समृद्धशाली देश था। वहाँ भांति भांति के वनस्पति और खनिज पदार्थ थे। भारत का व्यापार और उद्योग बहुत ही उच्च स्तर का था, और जो निर्धन और लालची देश थे वे इसे सोने की चिड़िया कहते थे। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो बहुमूल्य आप मसालों को ही ले लें या बहुत सारी बहुमूल्य ऐसी हमारी जो वस्तुएं थी उनको अपने देश की ओर ले जाना इन्होंने शुरू कर दिया। उद्योग धंधों को कोई प्रोत्साहन तो मुगलों से नहीं मिला, लेकिन अंग्रेजी जब शासन हुआ उस समय यहाँ पे उद्योग धंधों का विकास हुआ और इससे ही आर्थिक पुनर्जागरण की स्थापना हुई। हम सदैव यही सोचते हैं कि जो पाश्चात्य सभ्यता या संस्कृति है वो सदैव ही भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालती, लेकिन ऐसा नहीं है। कई अंग्रेज शासक ऐसे थे या कई अंग्रेज विचारक ऐसे थे जो मानवीय गुणों से युक्त थे। अभी भी आप कई जगह देखेंगे कि ब्रिटिश जो शासक हैं उनके नाम पर ही हमारे अस्पताल या बहुत सारे जो रोड वगैरह हैं उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई हैं। जैसे नैनीताल में है एक हॉस्पिटल है रैमजे हॉस्पिटल, तो वो ब्रिटिश शासक के एक अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पर ये रैमजे हॉस्पिटल का नाम पड़ा है। भारतीयों ने पाश्चात्य सभ्यता के अच्छे गुणों को स्वीकार किया, यहाँ तक कि हमारी भाषा की बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश या विदेशी शब्दों या भाषा से लिए गए हैं और हम उसका अंतर नहीं कर पाते ये कि हमारी भाषा का शब्द नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारतीय पुनर्जागरण पश्चिमी सभ्यता का पोषित शिशु ही था। पुनर्जागरण से भारतीयों को ज्ञान हुआ कि जहाँ यूरोपीय देश विज्ञान, कला और उद्योगों में आगे हैं, वहीं भारत भी नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे है, लेकिन गुलामी के युग में उसने इसको भुला दिया। बीरबल जैसे कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कभी भी स्वतंत्रता के लिए कोई प्रयास नहीं किया और जो मुगल शासक के दरबारी थे उसमें वो गर्व महसूस करते थे। लेकिन पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही आज हम देख रहे हैं कि भारत विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में आज विश्व के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है, उनके समानांतर खड़ा हो रहा है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।